चंपारण मटन खाया है आपने कभी? एब्सोल्युटली आपको अब बिहार से हूँ मैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि नहीं खाया होगा। बचपन से ऐसे देखिए, मेरे सुपरस्टार जो मेरे ड्रीम में शाहरुख सर रहे हैं, तो मेरा बहुत सबसे बड़ा सपना है कि मैं उनके साथ काम करूँ। तो हमारी फिल्म में ये दिखाया गया है कि बिहार के जो लोग हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, वो हार नहीं मानते। बट मुझे ऐसा एक जीवन साथी चाहिए जो मुझे समझे, मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। आप कैसे देखती हैं देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को पिछले 9 सालों के बतौर प्रधानमंत्री? अ, अच्छा ही है सर, जो भी मिनिस्टर्स मुझे लगता है काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज हम कोई राजनीतिक बहस करने नहीं जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ऑस्कर की स्टूडेंट्स जो कैटेगरी है, स्टूडेंट्स फिल्म की जो कैटेगरी है, उसमें रेस में अपनी सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली जो फिल्म है चंपारण मटन, उसकी अदाकारा फलक खान हमारे साथ है आज और आप सबको मिलवाते हैं फलक खान से। बिहार की ये बेटी कैसे ऑस्कर अवार्ड की कैटेगरी में पहुंच चुकी है, सेमीफाइनल कैटेगरी में, जहां करीब 2300 फिल्म को पीछे छोड़कर फलक ने जिस फिल्म में एक्टिंग की है चंपारण मटन, जिस पर केंद्रित है, जिसकी वो मुख्य किरदार है, वहां पर जनरली महिलाओं को मुख्य किरदार नहीं माना जाता है, नहीं बनाया जाता है लीड फिल्म्स में, जितनी भी फिल्म्स हम देखते हैं। लेकिन इस चंपारण मटन की जो किरदारा है फलक खान, वो बिहार की एक बेटी है जो बीटेक कर चुकी है, एमबीए कर चुकी है, उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में पढ़ाई करी, एडिटिंग सीखी और भी बहुत कुछ है। बहुत छोटी सी उम्र में फलक के नाम सीखने की जिन लोगों में कोशिश होती है, वो हर दिन सीखने का प्रयास करते हैं और नए रास्ते भी अपने लिए तलाश लेते हैं। फलक भी उन्हीं में से एक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर फलक खान। थैंक यू निश्चित सो रूप मच। से। मैं इसमें करेक्ट करना चाहूंगी कि FTII की मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। जी जी। मतलब जो मैंने जो स्टूडेंट है वहाँ पे, जो डायरेक्शन एंड बाकी जो फैकल्टी, उनकी एक फिल्म होती है, और मैं मुंबई से गई थी एक्ट करने के लिए, तो मैं FTII की स्टूडेंट नहीं हूँ। जी। ओके ओके ओके, बहुत सारी चीजें जो हमने जुटाने की कोशिश की। बहरहाल फलक, इस वक्त आप हमारे साथ हैं तो सबसे बेहतर यही है कि हम आपसे ही इस आपकी जीवन यात्रा, फिल्म से जुड़ी हुई और आपकी व्यक्तिगत यात्रा को भी समझे, हमारे दर्शक और हिंदुस्तान के लोग, दुनिया भर के लोग जाने कि कौन है फलक खान, कैसे चंपारण मर्डर में आपने इस भूमिका को निभाया और इसकी कहानी के पीछे का मर्म क्या है। कहा जा रहा है कि एक हिंदुस्तानी आम परिवार जो है उसकी कहानी है ये। और खास बात ये कि कोरोना लॉकडाउन के वक्त जिन हजारों लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया और अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए जो प्रयास किए, उससे भी जुड़ा हुआ है इस कहानी का जो रियल वृतांत जिसको कहते हैं। बहुत सारी व्यवहारिक बातें इसमें देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं फलक, सबसे पहले आप जी। बताइए कि आपको इस फिल्म का ऑफर कब और कैसे मिला? ये मैम बता दूं कि FTII की डिप्लोमा फिल्म है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ के, उनके जो पास आउट होते हैं, तो एक फिल्म बनानी होती है एज एग्जाम, तो वो फिल्म है। तो ये जो डायरेक्शन किया है, जो राइटिंग एंड डायरेक्शन जो रंजन कुमार हैं, वो हमारे कॉलेज के भी सीनियर है, बीटेक जहाँ से मैंने किया है। तो एक वहाँ का लिंक मेरा पहले का था, बट जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, मतलब लाइक आई वाज डूइंग बीटेक, तो उस टाइम हमारा इंटरेक्शन नहीं था, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर मैं मुंबई आ गई, जो एक अलग स्ट्रगल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे पहुंची, क्या हुआ। मुंबई आने के बाद उसके कुछ साल के बाद शायद तब भी फिर FTII पुणे में हम लोग का उनका है कि फर्स्ट एडमिशन लिया, फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फिर कुछ उसके बाद ज्वाइन किया उन्होंने FTII पुणे। मैं जब तक मुंबई आ गई थी, जो मेरे स्टार्टिंग के स्ट्रगल थे छोटे मोटे काम करके, बाय द टाइम सर एक हमारे सुपर सीनियर हैं, उनसे उनकी बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि तुम लोग दोनों ही हो हमारे कॉलेज के जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हो। तो देन रंजन सर को पता चला, अच्छा मैं तो हूँ, मतलब FTII आया हूँ, और कौन है? तो उसको पता चला कि फलक खान है वो। और बाय द टाइम मैं तब तक समझिए कि बहुत सारे शोज एज अ लीड कर रही थी, और फिल्म इंडस्ट्री में मेरा काफी अच्छा नाम हो चुका था। तो प्रोफाइल भी मेरी अच्छी थी, मतलब लाइक आप अगर आप फिल्मोग्राफी देखेंगे मेरा, तो बाय द टाइम एक अच्छा, मतलब ठीक ठाक प्रोफाइल बन गया था।
तो सर को जब पता चला तो सर ने देखा एंड सर को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे अच्छे से पता चला कि तुम मेरे कॉलेज से हो और देखा मैंने तुम्हारी प्रोफाइल तो बहुत लाइक वो फीलिंग मेरी प्राउड कि मैं हूँ और तुम भी हो। तो ये हमारा बेसिक इंटरेक्शन हुआ था एंड देन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम सर को एक डायलॉग फिल्म बनानी होती है। दिस इज डिप्लोमा फिल्म, दिस इज फाइनल फिल्म। और जब आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो बीच बीच में बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, तो डायलॉग फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। तो वो छोटी फिल्म होती है, अराउंड 10-12 मिनट्स की फिल्म होती है, तो सर को फिल्म बना दी थी। उस फिल्म का नाम था सराय। तो उसके लिए सर ने मुझे फिर अप्रोच किया कि आई वाज डूइंग शो ऑब्वियसली दैट टाइम कि इफ पॉसिबल अगर ये हफ्ते में फिल्म बना रहा हूँ और पॉसिबल हो तो प्लीज देखो हम लोग करते हैं काम। तो मेरी भी एक्चुअली मुलाकात हुई थी एंड आई वाज आल्सो हमारे सीनियर हैं, सेम कॉलेज से हैं हम लोग और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मेरा भी एक्साइटमेंट था कि आई आल्सो वांटेड टू मीट एंड सडनली एफटीआई भी मेरा कभी जाना हुआ नहीं था, तो मैं किसी बहाने एफटीआई भी देख लेंगे। तो वी हैव डन जो भी टेस्ट ऑडिशन के कैरेक्टर में जा रहा है क्योंकि वो सब चीजें की हम लोगों ने। फिर मैं गई वहाँ किया एंड देन मैंने सराय की उनके लिए, एफ टी आई आई और रंजन सर के लिए। तो ये जी हमारा बेसिक इंटरेक्शन हो गया था और ये फिल्म काफी पसंद की गई। मैं आफ्टर दैट जब सर को ये डिप्लोमा फिल्म बनानी थी चंपारण मटन, तो अगेन ऑब्वियसली आप किसी के साथ काम कर चुके होते हो, यू नो एफटीआईआई में जितने भी लोग हैं, इनकी टीम के जितने भी लोग हैं ऑलरेडी न्यू। और ये सराय फिल्म बहुत ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड है पुणे में। जो भी मुंबई से जाते हैं उन लोग को फिल्म दिखाई जाती है तो परफॉर्मेंस के लिए, फिल्म के लिए बहुत पसंद किया जाता है। और मेरे पास हमेशा कॉल भी आता है कि आई हैव सीन योर फिल्म सराय बाय द टाइम, जब तक चंपारण मटन नहीं बनी थी, इन एफटीआईआई पुणे बहुत अच्छा काम किया है। तो दैट वाज जी ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट। तो चंपारण मटन जब सर को बनानी थी तो सर ने मुझे कॉल किया, बताया और फिर जो भी ऑडिशंस वगैरह हम लोगों ने बनाए, वीडियो बनाया फिर रेफरेंस लुक के लिए सारी टीम को। तो पहले से तो पता ही था मेरे बारे में, बट स्टिल दिस इज अ प्रोसेस व्हाट वी फॉलो किया। और बताया कि इस फिल्म में मेरे ऑपोजिट चंदन रॉय उनको कर रहे हैं काम। तो वो भी मेरी उनसे मुलाकात इत्तेफाकन नहीं हुई थी तब तक, काम हम्म नहीं किया। तो मैं बोली चलिए अच्छा है एंड आई वाज डूइंग सम अदर फिल्म दैट टाइम, बट आई वाज एक्साइटेड कि नहीं चलो ठीक है हमारे सीनियर का है तो आई वांटेड कि नहीं आई आई डू, आई हैव मैनेज्ड। और फिर मैं पुणे गई एंड देन दिस इज हाउ वी लैंडेड ऑन द सेम स्टेज ऑफ चंपारण में। सब लोग जी मिले वहाँ पे चंदन चंदन राय के साथ काम करने का अनुभव आप कैसे देखती हैं पलक? एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं सब जगह ये बात मेंशन करती हूँ कि मुझे लगता है कि ये फिल्म अच्छी है हर एस्पेक्ट से। और परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट से मुझे और चंदन को बहुत कॉल्स आते हैं। और मतलब ये हमारे लिए एज अ कलाकार मैं बोलूँगी कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि कलाकार परफॉर्मेंस के लिए आपको कॉल किया जाए जहाँ पे बड़े बड़े लोग, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह स्क्रीनिंग्स हो रही हैं इस फिल्म की, चंपारण मटन की एफटीआईआई में। आई वुड से कि समझिए कि मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड स्क्रीनिंग भी हुई है इसकी, नॉर्मली एक दो स्क्रीनिंग होती है। तो और कहीं ना कहीं चंदन बहुत अच्छे एक्टर हैं। और जब मैं सेट पे मिली पुणे में हम लोग मिले तो हम लोगों ने हल्की सी रीडिंग वगैरह की, इंट्रोडक्शन हुआ क्योंकि आप जिसके साथ काम करते हो एक अच्छी बॉन्डिंग केमिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है। तो हम लोग मिले और मैं ये बोलूँगी कि चंदन और मेरी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी और बहुत जल्दी क्लिक हो गई। मतलब कोई कोई एक्टर्स होते हैं उसके साथ आप बहुत जल्दी एक मतलब आपका वाइब मैच करती है जिसको आप ऐसे बोल रहे हो। तो मेरा और चंदन का ऐसे ही था कि हम लोग बहुत जल्दी मिले और एक आध रीडिंग करी, इंट्रोडक्शन किया और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। फिर हम लोग बहुत सारे सीन मिल के बैठ के इम्प्रोवाइज, क्योंकि वो भी बिहार से हैं और ये प्लॉट आपको पता है चंपारण मिटन का बिहार का है। तो बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं देसी जो हमारे लोकल सर सर तो है ही नहीं चंपारण के, उन्होंने तो लिखी। पर क्या होता है ना कि हर इंडिविजुअल का भी एक अलग एक्सेंट और वे ऑफ टॉकिंग होता है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने मिलकर इम्प्रोवाइज की कि मैं इसको ऐसे बोलना चाहती हूँ, ऐसे बोलना चाहती हूँ। तो सब मिलके मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म, ऐसी फिल्म बनी कि जो लोग भी देख रहे हैं परफॉर्मेंस, केमिस्ट्री और मतलब बहुत सारे ऐसे रियलिस्टिक केमिस्ट्री जो कि हस्बैंड वाइफ की, इसके लिए बहुत पसंद करी है फिल्म को। जी चंदन चंदन को इससे पहले उनकी जो वेब सीरीज थी उसके लिए काफी पहचान मिली पंचायत में, उनका जिस तरह का रोल था। और आपको उनसे कुछ सीखने को भी मिला इस आपकी चंपारण मटन के दौरान। आपने कुछ उनसे एज एन एक्टर कुछ सीखा?
अब मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि सीखा, मैं ये तो बोलती कि हर प्रोजेक्ट में आप कुछ सीखते हो। मैं ये हुँ, मानती हूँ कि एक्टिंग कलाकारी इज अ लर्निंग प्रोसेस। अब वाइल देखिए ऐसे कोई कोई सिखाता या ऐसे तो कुछ नहीं होता है, या मतलब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी मैं। हुँ, लेकिन एक अच्छी बॉन्डिंग हमारी हम लोगों ने शेयर की। और मतलब बहुत नेचुरल होते चला गया, मतलब नथिंग मैकेनिकल। हम लोगों ने जो काम किया तो वो भी मेरे लिए बोलते हैं कि तुम बहुत वंडरफुल एक्टर हो, और मुझे लगता है वो मैं उनके लिए बोलती हूँ कि वंडरफुल एक्टर। तो जब एक दो अच्छे कलाकार मुझे लगता है मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज करते हैं एनर्जी, और वो हुँ, वाइब्स आपको ऑन स्क्रीन भी दिखती है। और मेरा ये मानना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट करते हो, एक्टिंग कलाकार इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। हर हुँ, प्रोजेक्ट में आप कुछ ना कुछ सीखते हो। अगर आपके अंदर वो सीखने की ललक होती है तो आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हो। अगर कोई भी इंसान अगर शायद अगर 20 साल का भी एक्सपीरियंस लेके बोले अब मैं एक्टिंग में परफेक्ट हूँ या मुझे जी, अब कुछ नहीं सीखना है, तो बिल्कुल। मैं ये नहीं मानती हूँ। जी, और रंजन कुमार जो डायरेक्टर हैं इस फ़िल्म के, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस को आप कैसे शेयर करना चाहेंगी? आप कैसे महसूस करती हैं जब देखती हैं शूट के दौरान रंजन एज़ अ डायरेक्टर आपके साथ? बहुत मेहनती है, प्लस सबसे पहले तो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। जो भी सब्जेक्ट उन्होंने लिखा, सराय भी उन्होंने लिखी, उसके लिए भी बहुत तारीफ की जाती है उनकी। FTII में लोग बहुत पसंद करते हैं उनकी राइटिंग। और मुझे लगता है कहीं कि ऑथेंटिसिटी भी रहती है उनकी राइटिंग में। उनका ननिहाल भी चंपारण है, वो हाजीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं वो भी। तो एक बिहार का प्लॉट अगर आप लिखते हो तो बहुत समझिए कि आप जस्टिस करते हो। अगर आप वहां से जैसे एज अ राइटर तो आप देखिए कहीं पे हो, आप कहीं का भी लिख सकते हो। बट जहाँ आप अगर आप होम टाउन का या आप बचपन से जो चीजें देखते हो वो अगर आप उसको लिखते हो एज अ स्क्रिप्ट, मुझे लगता है कि फिर उसकी जो डेप्थ होती है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है हम ऑस्कर्स के सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह है। तो एक वजह ये भी है कि सब लोगों ने बहुत ऑर्गेनिकली काम किया है। कुछ भी ऐसा नहीं आपको लगेगा नहीं कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है, चाहे वो डायलॉग से हो चाहे वो एक्टिंग से हो। तो उन्होंने भी बहुत मुझे लगता है कि अच्छे से राइटिंग करी है। और बहुत मेहनत किया है उन्होंने, पूरी टीम ने मेहनत किया है, क्योंकि ये डिप्लोमा उनके अलावा और भी 4 डिपार्टमेंट होते हैं सबके। साउंड की, प्रोडक्शन डिजाइनिंग, सिनेमेटोग्राफर, प्लस एडिटिंग और डायरेक्शन, ये 5 डिपार्टमेंट की ये डिप्लोमा है। तो सबको बेस्ट करना था, बिकॉज दिस इज समझिए उनका ये अवार्ड था कि लेके जाना है, दिखाना है सबको। फलक शूट में कितना समय लगा? कितना आपने बिहार में शूट हुआ, उसके अलावा कहीं कितना समय आपको इस किरदार को अपने भीतर लेने में लगा? क्या कोई ये रियल किरदार है जिससे आपका मिलना भी हुआ? ये शूट बिहार में नहीं हुआ था। ये शूट हम लोगों ने पुणे के अराउंड 150 किलोमीटर का एक गांव आता है बारामती, वहां शूट किया था। रीजन बीइंग कि ये FTII की डिप्लोमा फिल्म है। और एक वहां पे ये होता है कि विद इन कैंपस के 200 किलोमीटर के अंदर आप लोकेशन चूज कर सकते हो। बिकॉज रीजन ये है कि आप FTII के साथ जब आप तो एक बेसिक फंड मिलता है उनको, जो समझिए कि कन्वेंशन ये वो बहुत बेसिक होता है, इट्स लाइक नथिंग। तो उन लोगों का एक्सपेंस नहीं, बाकी जो भी फैसिलिटीज होती है वो FTIA से मिलती है, लाइक कैमराज, इक्विपमेंट, लाइट्स एंड सारी चीजें। तो जाहिर सी बात है कि एक लिमिटेड डिस्टेंस तो देना ही है। तो उस रीजन और ये हमारा जो साउंड का जो जिनका डिप्लोमा था वो उनका गांव भी है बारामती। तो फिर वहाँ सब लोगों ने अरेंज किया, रस्सी वगैरह की, तो उनको लगा कि ये बिहार की जो हमारी स्टोरी प्लॉट है वो ऐसा, क्योंकि लोकेशन बिहार से मैच भी करना चाहिए, तो उन लोगों ने रस्सी वगैरह की और वो लगा कि नहीं यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि जो, क्योंकि आप देखेंगे कि हर जगह का आर्किटेक्चर और हर जगह का लुक एंड फील भी अलग होता है। बिहार की आर्किटेक्चर की बात करें, घर का तरीका, या फिर आप महाराष्ट्र का, थोड़ा थोड़ा आपको अलग मिलेगा। तो ये भी जस्टिस करना समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बिहार के लोग अब पर्दा कैसे लगाएंगे, बिहार के लोग चादर कैसे बिछाएंगे, उसके और दीवार कैसे होगा। तो दिस इज ऑल यू नो फिल्म मेकिंग के अंदर ये सारी चीजें होती हैं जिसको जस्टिस करना बहुत जरूरी होती है। छोटी छोटी ऐसी बारीकियां होती हैं जो शायद कोई नॉर्मल इंसान देखेगा, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं दिखेगा, बट अगर आप टेक्निकल देखेंगे तो लोग बहुत ये सारी चीजें भी नोट करते हैं। और ऑस्कर्स में गई है तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत बारीकियां से देखी गई होंगी। फलक इस ऑस्कर नॉमिनेशन के बाद
सडनली क्या ऐसा आपके पास फोन कॉल्स और इंडस्ट्री के लोगों के रिएक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ साथ कहाँ आपको काम करना है उसको लेकर कुछ ऑफर्स, इस तरह की चीजें भी सडनली डेवलप होनी शुरू हुई है? एब्सोल्युटली मैं बोलूँगी कि आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि एक तो प्यार मिल रहा है। मैं 2 दिन पहले ही मुंबई आई हूँ, तब तक बिहार में थी, तो मतलब मैं बोलूँगी कि जितना प्यार मुझे बिहार से मिला, फिर प्लस इंडिया फैन इंडिया से कॉल्स आना एंड जब मुंबई आई हूँ तो यहाँ के लोगों का प्यार, फिल्म फैटर्निटी का प्यार, बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे ये शेयर किया है। मतलब हाँ, जिन जिन लोगों को पता चल रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक रीजन या फिर एक फिल्म की बात नहीं है। अब ये पूरी इंडिया की बात है, और स्पेशली फिल्म फ्रेटर्निटी, आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी फिल्म है, तो हमारी इंडस्ट्री को भी प्राउड होना चाहिए। और बहुत लोगों को हो रहा है, जहाँ जहाँ लोगों को मुझे लग रहा है पता चल रहा है, जिसके जिसके लिंक्स हैं, सपोज मेरे जो जानने वाले हैं उनको पता चल रहा है, तो डेफिनेटली दे आर शेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया, दे आर tweeting this great news with everyone, so yes, feeling very blessed. फलक, आपने जब फिल्म इंडस्ट्री में आने का प्लान किया, आपके जहन में आया, आपकी फैमिली का रिएक्शन आपके जैसा ही था कि वो आपके साथ सपोर्टिव थे कि हाँ जाइए और हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं, ये थोड़ा सा इसमें बहुत कंसिस्टेंट टर्म्स है। क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन मुजफ्फरपुर है बिहार में, वहां से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पे एंड इसको थोड़ा सा बिल्कुल इसको टीवी पे देखने के लिए ठीक है, बट एज अ करियर मैं बोलूंगी कि इसको परस्यू करना वो वैसा माहौल था नहीं। और देखा जाए तो ऑप्शंस भी नहीं थे स्मॉल टाउन में। अगर आप देखेंगे तो थिएटर्स जो होते हैं, ड्रामाज वगैरह, बिल्कुल भी ऐसे कुछ ऐसा माहौल नहीं होता है। और मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड अगर थोड़ा बताऊं आपको, तो एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत है। मेरे फादर डबल PhD हैं, बिहार यूनिवर्सिटी के 4 टर्म्स डीन रह चुके हैं। जो मदर मेरी करंटली बिहार यूनिवर्सिटी की डीन है। मेरे भाई जो है वो इंजीनियरिंग MBA किया है उन्होंने, तो वो भी एजुकेशन लाइन में है। तो ये बचपन से कि वाइल ग्रोइंग अप ऐसा माहौल कभी हुआ नहीं कि ये बहुत ऑफ द बीट मैं बोलूंगी कि मैंने ऐसा, मेरी ख्वाहिश रही कि करूँ। लेकिन ये, और क्योंकि बचपन में सब एजुकेशन और इससे रिलेटेड चीजें हमेशा देखी गई, तो मेरी भी एजुकेशन अच्छी थी। अ, अच्छे मार्क्स वगैरह आते थे, वन ऑफ द टॉपर्स रही हूँ मैं हमेशा स्कूल कॉलेजेस में। तो वाइल ग्रोइंग अप ये लोगों के ऑप्शन दो ही मिलता है। बिहार के जो लोग होंगे वो कनेक्ट भी करेंगे इस चीज से कि क्या करना चाहती है आप इंजीनियरिंग मेडिकल। तो हम्म। मुझे लगा कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था बायो से, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। लेकिन बचपन से मैं बोलूँगी ना, मैं स्कूल में भी जब थी तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे मेरा स्कूल में ड्रामा, डांसिंग एंड ये सब में बहुत मतलब 2.5 साल की उम्र से मैं माइक लीड करती थी, जो भी एनुअल फंक्शंस होता था इन सारी चीजों के लिए। तो लोग को हम्म। ये अच्छा लगता था कि हाँ, क्योंकि शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, साथ में शी इज वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो वैसे दिखते थे। और मैं एज अ शौक था, मुझे भी पता था कि बस मुझे अच्छा लगता था और मैं करती जाती थी। भाई ग्रोइंग अप मेरे को ये रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे यही करना है लाइफ में। कैसे, कहाँ, क्यों, बेटर समझिए कि कुछ ऐसा पॉसिबल ही नहीं लगता था, क्योंकि जहाँ से आप आते हो आसपास में कोई ऐसे ना लोग हैं, ना ही कोई रेफरेंस है, ना ही कोई मुंबई में जानने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री तो मैं बोलूँगी बहुत दूर की बात होगी। मतलब मेरे मुंबई में कोई रिलेटिव नहीं था। तो कि मैं सपोज होता नहीं कि आप एक पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि ठीक है मुंबई या कोई भी जगह आप जा रहे हो तो एक रिलेटिव है, तो ठीक है कुछ होगा जरूरत तो वो लोग देखभाल कर लेंगे, तो ऐसा कोई मुंबई में मेरा नहीं था। तो इट हम्म। वाज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, बट मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाली थी मेरी और मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, पापा लोगों ने बोला नहीं नहीं यू डू एमटेक, क्योंकि वो लोग एजुकेशन लाइन में थे। तो उन लोगों ने बोला कि आप एमटेक करो, फिर प्रोफेसर वगैरह की लाइन में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर यूपीएससी, ये भी ऑप्शन था मेरे पास। बट दिस वाज नेवर द ऑप्शन कि हम एक्टिंग में जा सकते हैं समथिंग। तो तो फिर आपको फिर पेरेंट्स को, जी, पेरेंट्स को आपके साथ लाने में, मीन्स आप जाएंगी, आप बॉलीवुड करेंगी, आपको एक्टिंग में जाना है, तो पेरेंट्स को आपके सेम पिच पर लाने में कितना समय लगा?
बहुत समय लगा। मुझे लगता है कि वाइल इंजीनियरिंग मैंने थोड़ा-थोड़ा बोलना स्टार्ट किया, बट मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन को लेके बहुत बताया कि बहुत पॉजिटिव है कि एजुकेशन एजुकेशन अब इंजीनियरिंग हो जाएगा तो पीजी के लिए आप एमटेक करिए या यूपीएससी की तैयारी करिए या एमबीए करिए। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं एमबीए करूंगी, लेकिन मुझे मुंबई से एक एमबीए करना है। मतलब बहुत ओपनली मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे मुझे जाना है नाइस, स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट। मुझे हाँ, एजुकेशन प्लस दैट वे। तो मैं मुझे हाँ। पता चल गया था कि अगर मैं बोलूंगी मुझे सिर्फ एक्टिंग करने के लिए जाना है तो मुझे जाने नहीं मिलेगा। तो और एजुकेशन भी मैं भी कहीं ना कहीं मानती हूँ कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनालिटी, आपकी डिसिप्लिन, आपकी हम्म, जो आप हो उसको बनाने में। तो एजुकेशन तो मैं खुद मानती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बोला ठीक है मैं एमबीए भी कर लूंगी। और फिर देखते हैं साइड में क्या होता है। मैं सोची कि मैं मुंबई पहुंची तो मैं देखूँ तो कि मैं बचपन से जिसको सोचती हूँ माया नगरी है कैसा, एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या है। इट वाज लाइक हम्म, मतलब कंप्लीटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कैसे क्या है। तो फिर मैंने मनाया एमबीए के लिए। उसके लिए भी बहुत इशू हुआ, जैसे बताया कि रिलेटिव कोई नहीं था तो मुंबई नहीं भेजने के, आप बोले दिल्ली भेज दो, बैंगलोर भेज दो, अदर अदर यूपी स्टेट्स में जहाँ जहाँ पे रिलेटिव थे वहां जा सकते हैं, बट मुंबई नहीं। उसके लिए भी एक हम्म, दो साल मुझे लगा कि जब इंजीनियरिंग कर रही थी तभी भी मुझे मनाना स्टार्ट करना पड़ा कि नहीं नहीं मुझे मुंबई जाना है। तो समहाउ सारी चीजें हो गई। भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया क्योंकि उनकी एजुकेशन बैंगलोर से हुई है। बीटेक और एमटेक एमबीए वगैरह उन्होंने बैंगलोर से किया है। तो बोले कि ठीक है तुम भी एमबीए जाओ मुंबई, बैंगलोर से कर लो जाके। तो नहीं बोले ठीक है इसकी मर्जी है। तो भाई ने मुझे इस मामले में बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है जाने दीजिए उसको मुंबई। तो मैं मुंबई आ गई और फिर कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ सुबह कॉलेज और शाम में मैं राइड डायरी मेंटेन करती थी कहाँ जाना है, क्योंकि आप मुंबई आप पहुंच तो गए हो लंच करके जैसे ही, लेकिन हम्म, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, जब आपके पास कोई भी 0% हो इतनी बड़े शहर में, तो मतलब ऐसा लगता था कि खड़े हो और सब लोग चल रहे हैं। और आपको पता है कि मुंबई कितना बिजी शहर जिसको बोला जाता है कि लोग इतने बिजी हैं, टाइम नहीं है। और उसके बीच में आप खड़े होकर आप रास्ता देख रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो वो एक अलग स्ट्रगल रहा मेरा आने के बाद। समझिए 1 साल मुझे ये सब समझने में लगा। फिर अच्छे लोग कुछ मिलते गए रास्ते में, कुछ आसान होता गया, कुछ प्रोजेक्ट्स मिले। बहुत ऐसे छोटे मोटे काम भी किए मैंने इनिशियली, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ मुझे कोई बुला के ऐसे लॉन्च करने वाला तो कोई था नहीं। तो मुझे जो भी करना था मुझे छोटे छोटे स्क्रैच से स्टार्ट करना था। तो कि जो मैं ऐसे बोलती हूँ। पढ़ाई के साथ आपने आपको जब पहला ब्रेक मिला, आपने एमबीए की पढ़ाई की, साथ-साथ आपने अपने लिए काम तलाशना शुरू किया बॉम्बे में। तो जो पहला ब्रेक आपको मिला, उस समय आपने पेरेंट्स को बताया कि आप ये कर रही हैं या फिर आपने धीरे-धीरे अपने आप। नहीं एक्चुअली नहीं बताया था फर्स्ट वाला। जब कॉलेज के साथ छोटे छोटे काम कर रहे थे मैं बोला कुछ ऐसा बड़ा हो जाए तो बताऊं मैं। हुँ, क्योंकि मुझे पता था कि डांट पड़ेगी कि पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो। तो हुँ, 6 मंथ के अंदर मैं बोलूँगी कि बस मेरे भाई को पता था कि मैं ऐसा कर रही हूँ। भाई को बताती थी कि ये चीज़ें हैं, मैंने ये किया वो किया। लेकिन ये मैं भी सोचती थी कि थोड़ा कुछ बड़ा हो जाए तो मैं उनको ये न्यूज़ दूँ कि ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैं हुँ, बोलूँगी जब मैं मुंबई आई तो विदिन 6 मंथ मुझे एक शो ऑफर हो गया था। तो मैं हुँ, बहुत खुश थी। अच्छा मैं बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि कोई गए और ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, उसको जो किया किसी ने साइन कर लिया और हीरोइन बन गए एंड आसान हो गया। तो मैं भी ऐसे सोचती थी कि मुझे भी कोई कहीं देख लेगा, कहीं स्पॉट कर लेगा और मैं साइन कर लूंगी, बट ऐसा होता नहीं है और मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। तो हुँ, मैंने बहुत अलग स्ट्रगल किया। तो शो मिला मुझे, एक फ्रेंड ने बताया कि चल रहा है ऑडिशन, तो मैं गई वहां पे, ऑडिशन दिया मैंने और वो हो गया। बट वो पायलट शूट था, 2-3 दिन का शूट किया मैंने, लेकिन वो क्या था कि पायलट शूट्स करते हैं, सैंपल सबमिट करते हैं चैनल में, फिर वो अप्रूव होता है, देन वो प्रॉपर शूट होता है। तो वो एक पायलट शूट के लिए था इनिशियली मैं बोलूंगी। फिर उसके बाद और इस साल क्योंकि क्लासेस भी करती थी मैं, और जो इस साल मैंने काम किया तो ऐसे थे कि कभी कुछ काम कर रही हूँ रिलीज नहीं हो रहा है, मैं फ्री में भी, मैं रेडी टू है फ्री में काम करवा लो, बस मुझे प्रोफाइल बिल्डअप करना था कि मैं अपना प्रोफाइल कहीं जाऊँ तो मैं दिखा सकूँ कि मैंने ये काम किया है ये किया है। तो मैं फ्री में भी काम करती थी, शॉर्ट फिल्म कर रही हूँ, कभी कभी रिलीज नहीं हो रही है, कभी आधे पे रुक गई फिल्म। मतलब इस टाइप की बहुत चीजें हो गई कि 1 साल हो गया मैं ऐसे देखती थी कि मैंने काम भी किया, फ्री में भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास प्रोफाइल कुछ ऐसा नहीं हो रहा है।
बट हुँ, उसी में लगी रही, हार नहीं मानी कि नहीं मैं करूंगी। इसी बीच में बहुत सारे अगर लीड शो मैंने साइन भी किए बड़े चैनल के लिए, फिर रातों रात पता चला कि किसी और को ले लिया गया है। थोड़े से होते हैं ऐसे रेफरेंस पॉलिटिक्स वगैरह, जो थोड़ा सा मैं फेस की है बहुत सारी चीजें, तो वो भी हुई मेरे साथ। अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिले मुझे जो बहुत सपोर्टिव थे, जब लोज में आते थे साथ में कि नहीं यू कैन डू इट, इतना मेहनत करके आई हो, इतना स्ट्रगल कर रही हो, डेफिनेटली होगा आज ना कल। फिर धीरे धीरे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो भी मेरे रुके हुए शोज थे वो सब ऑन एयर आने स्टार्ट हो गए, अराउंड 2018-19 के बाद मैं बोलूँगी। जिसके बाद मेरा प्रोफाइल बिल्डअप होने लगा, मैंने कुछ ऐसे बहुत फीमेल सेंट्रिक शॉर्ट फिल्म्स में मुझे ऑफर होने लगी। उसके बाद बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी, तो मेरे को अचानक से समझिए कि बहुत रिकॉग्निशन मिलने लगा फिल्म इंडस्ट्री में। फिर शोज किए मैंने, फिल्म की एज ए लीड। फिर ये सफर चलता गया, फिर बीच में फिर FTII वाली, फिर उसके बाद उसी के बाद जो मैंने बताया कि सराय मुझे ऑफर हुई, बाय द टाइम मेरा प्रोफाइल अच्छा हो गया था एज ए लीड। एंड देन फिर कुछ और शोज, फिर मैंने हिट एज ए शो लीड किया, फिर एक फिल्म की, और जस्ट वो फिल्म करके दूसरी फिल्म साइन की थी तो चंपारण मटन मुझे ऑफर हुई, और ये सब कहानी ऑलमोस्ट अब आपके आगे की पता है आपको। जी, तो फलक अब जब आपको एक राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है ऑस्कर के नाम से, क्योंकि ऑस्कर अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान होती है, लेकिन साथ ही एक बड़ा सच ये भी है कि आज से पहले भी हिंदुस्तान की कुछ फ़िल्म्स ऑस्कर के लिए पहुँची। उनमें जिन लोगों ने किरदार निभाया, वो आज एक ऐसे जगह पर हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सफलता नहीं मिल पाई। ये बात मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिसको आगे जाना है, आप जैसा मेहनत करने वाला, आप जैसा लगातार कोशिश करने वाला और स्मार्ट जो भी शख्स है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, और बिहार से आकर आपने मुंबई में स्ट्रैटेजिकली पेरेंट्स को कन्विंस किया कि आपको पढ़ाई करनी है, आपने पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी भी रखा, लेकिन साथ साथ आपका जो पैशन है उसके लिए भी अपनी जगह बनाई। तो ये एक स्मार्ट मूव था, फलक खान का एक स्मार्ट मूव उसे यहां तक लेके आया कि आज ऑस्कर के सेमीफाइनल राउंड में आपकी फिल्म पहुंची है। इस फिल्म में आपका जो एक्टिंग का एक्सपीरियंस था वो तो आपने बताया, लेकिन जो स्टोरी है वो स्टोरी क्या कहती है, आपने उस स्टोरी को जिया है। वो स्टोरी आपको क्या, ड्यूरिंग द फिल्म का शूट, आपको क्या महसूस कराया कि हिंदुस्तान की जो रियलिटी है वो इस तरह की कहानियों के जरिए पर्दे पर आनी चाहिए? क्या महसूस किया आपने? ये महसूस मैं अगर बोलूँ तो अ, कलाकार के तौर पे मैं जब फिल्म करती हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस, मैं ये हर जगह बोलती भी हूँ कि मैं परफॉर्मेंस को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो भी लोग मुझे याद करें, फलक खान को जब भी याद करें, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि दो चार फिल्म आई, हीरोइन करी, वो मैंने ऐसे बहुत काम किए हैं। और लेकिन मुझे याद जब किया, जैसे मैंने बताया सराय में मुझे ये भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपकी फिल्म देखी, क्योंकि ये बहुत नॉन ग्लैमरस, अगर आप पोस्टर वगैरह देखेंगे तो चंपारण मटन हो गया या इससे पहले जो भी सराय है, तो ये दोनों प्रोजेक्ट थोड़े नॉन ग्लैमरस है। तो एज अ हीरोइन जो इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के लिए आई है, तो इस टाइप के रोल बहुत कम लोग चूज करते हैं, क्योंकि सबको ग्लैमरस दिखना है, ऐसा रोल कर लेंगे तो क्या दिखाएंगे, क्या सोचेंगे लोग। तो एक थोड़ा सी एक्टर्स को लेकर रहता है, बट ये रोल मैं जो क्या है कि मैं अपनी छवि लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने एज ए वर्सेटाइल एक्टर, एज अ ग्रेट परफॉर्मर के रूप में रखना चाहती हूँ, नॉट ओनली एज अ हीरोइन, क्योंकि तो बहुत ग्लैमरस हीरोइन है, मैं परफॉर्मर के तौर पे जानी जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं जितनी भी मेहनत, मेरी जो एक जरूरत होती है, मैं करती हूँ। और जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट को फाइनल करती हूँ कि हाँ मैं ये शूट करने जा रही हूँ, तो उस कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए जो भी मुझे वर्कशॉप्स लगते हैं, या जो भी मुझे मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लगती है, वो मैं करती हूँ। क्योंकि फलक, हाँ जाहिर सी बात है, रियल लाइफ में अलग है। सुनीता बहुत गांव की लड़की है, पढ़ी लिखी है वो भी, लेकिन एक गांव की लड़की है। हम्म, उसके वो कैसे बोलेगी, वो कैसे कुछ बेसिक टाइप में बात कर रही है हस्बैंड से, वो क्या करेगी उसके, मतलब जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकल ना लगे। जब आप सुनीता को देखें, चंपारण मटन देख रहे हो आप जितने समय के लिए, तो आपको लगे कि ये जो कैरेक्टर देख रहे हैं आप, सुनीता, ये सुनीता सुनीता ही है, मतलब फलक खान सुनीता है। फलक खान सुनीता बनने की कोशिश नहीं कर रही है।
आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये मेरा समझिए मेन मकसद रहता है एज अ कलाकार। और की फिल्म पसंद की जा रही है परफॉर्मेंस के लिए, तो ये चीजें मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलती है, तो मुझे लगा कि जो मैं थॉट प्रोसेस की चीजें कर रही हूँ तो लोग रिलेट कर पा रहे हैं कैरेक्टर से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। कि जो कलाकार परफॉर्मर के रूप में मैं जानी जाना चाहती हूँ और लोग इसी के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने सही किया। फलक खान, आप जिस दौर में जी रहे हैं आज, बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्म्स बन रही हैं और पिछले 10-15 सालों में जिस तरह का ट्रेंड रहा है, उसके बीच में कलाकारों के लिए जगह कितनी पाती हैं आप? खुद की जगह। नहीं, क्योंकि मैं मैं अपने सवाल को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आपने कहा कि जी मैं एक ग्लैमरस एक्ट्रेस की बजाय एक अच्छी अ, अभिनेता, अच्छी अदाकारा के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। ये कितना मुमकिन है आज के बॉलीवुड में? मुझे लगता है बिल्कुल मुमकिन है, और आज के दौर में ज्यादा मुमकिन है। क्योंकि आज के दौर के अगर आप फिल्म देखें, ऑडियंस का जो आप वो देखें, समझदारी देखें। एक बीच में एक फेज था जो फिल्म्स के आप कुछ भी ऑडियंस को देंगे वो चल जा रहा था, लेकिन आज की जो ऑडियंस है वो बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हो गई है। क्योंकि आप थोड़ा सा भी, आप चाहे कितनी भी बड़ी 400 करोड़ की फिल्म बना लीजिएगा, अगर वो ऑडियंस आपके सब्जेक्ट से, आपकी अदाकारी से, एक्टर्स से रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो चाहे कितने भी बड़े एक्टर्स हो उसमें, वो हिट नहीं होती है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ऑडियंस जो है, आज की जो ऑडियंस है, वो रियलिस्टिक सिनेमा को, रियलिस्टिक एक्टर्स को, और समझिए कि जैसे आपने बोला कि एज अ परफॉर्मर को बहुत इज्जत मिल रही है आजकल। और ये ओटीटी भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मतलब ये जो मैसिव चेंज हुआ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि मैं बोलूंगी कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो शायद हम लोग बचपन से, मैं खुद की ही बात कर रही हूँ कि हम लोग बचपन से देखते आए हैं बड़ी बड़ी फिल्म में अच्छे अच्छे किरदार निभाते हुए, लेकिन शायद हम लोग उनको रिकॉग्नाइज आज के डेट में कर रहे हैं क्योंकि वो ओटीटी पे बहुत एज अ हिट काम कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मर के तौर पे उनको एक वो इज्जत जो डिजर्व करते थे 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, जो आज के डेट में ओटीटी की वजह से मिल रही है। जो ऑडियंस इतनी ओपन हो गई है कि परफॉर्मर बेस्ड एक्टर्स जो होते हैं उनको एक रिलेट कर पा रही है। अब वो जी। सिर्फ देखिए, एक जमाना था जो सुपरस्टार्स हैं, ये जो एक ग्लैमर्स वाले थे, वो जो हमारे हैं सुपरस्टार्स वो तो रहेंगे, बट आने वाले समय में मैं बोलूंगी कि आने वाला तो समय आ चुका है ऑलरेडी पिछले 2-4 सालों से। जो परफॉर्मर एक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको एक इज्जत भी मिल रही है, एक जगह भी। समझदार ऑडियंस ने नए कलाकारों के लिए, और जो कलाकार के भीतर के एक अच्छे कहीं ना कहीं उस पात्र को, जिस जिस भी ओटीटी वेब सीरीज में या फिल्म में आपने किरदार निभाया, उसको जब वो अपने रोल को जस्टिफाई करता है तो ऑडियंस उसको रेस्पेक्ट देता है, बिल्कुल, ऑडियंस उसकी कद्र करता डेफिनेटली है। करती है। लेकिन जी। लेकिन फलक खान, ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो कलाकार की कलाकारी के दम पर उसे उसकी उचित प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं? मुझे लगता है अब तो बहुत ज्यादा सारे ऐसे हो गए हैं, अगर कुछ चुनिंदा अगर हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, ऐसे नाम मैं नहीं लूंगी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कुछ है कि उनको किन्हीं की जो चल रहे हैं इंडस्ट्री में, जो एक लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं कि उसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद इसके बच्चे, उसके बाद, तो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि बाकी के जो डायरेक्टर्स हैं वो देते हैं नए नए लोगों को मौका। आपको साबित करनी पड़ती है, बस यही मैं ये फर्क ये बोलूंगी कि जैसे मैं हूँ या मुझ जैसे कलाकार हैं जो छोटे शहर से आते हैं, तो उनको साबित करना पड़ता है, बहुत घुस के आना पड़ता है कि जैसे सपोज हाँ आज आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कि आपसे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रगल से मैं पहुंची हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं मुजफ्फरपुर से निकली और मैं मीना जी से बात कर रही हूँ, मीना जी देखिए मैं आई हूँ, मैंने ये काम किया, तो मुझे लगा कि बहुत स्ट्रगल से आज हम लोग पहुंचे हैं। मैं स्पेशली मैं अपनी बात बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं ऐसे जो अपने आप को बहुत साबित करना पड़ता है एक मकाम पे पहुंचने के बाद, लेकिन उस मकाम पे पहुंचने के बाद मैं या मुझ जैसे आइडल्स ये उम्मीद करते हैं कि
कहते हैं ना, इतने तब के आए हैं, तो अब जो है, जो मेन स्ट्रीम सिनेमाज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जो फिल्म बना रही हैं, तो उसमें हमें फिर एक अच्छा मौका मिलना चाहिए। आप किसके साथ काम करने का सपना देखती हैं फलक के? अब मुझे इनके साथ काम करना है, ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा पैशन था, मुझे यहाँ काम करके सीखना है, चाहे कोई भी रोल मिल जाए, लेकिन यहाँ अगर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल बी ब्लेस्ड। नहीं, बचपन से ऐसे देखिए, मेरे सुपरस्टार जो मेरे ड्रीम रहे हैं, शाहरुख सर रहे हैं, तो मेरा बहुत सबसे बड़ा सपना है कि मैं उनके साथ काम करूं। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। बहुत बड़े बैनर्स है, जैसे यशराज फिल्म है, जाहिर सी बात है, सब लोग उनके साथ काम करना चाहता है। क्योंकि बचपन से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी सिनेमा देख के ही मुझे बहुत प्यार हुआ कि कैसे, मतलब जैसे यश चोपड़ा सर कैसे, समझिए कि बहुत ब्यूटीफुली हीरोइन को पोर्ट्रे करते थे। आपको हीरोइन से प्यार हो जाता था, हीरो से प्यार हो जाता था एज ऑडियंस। तो सर तो अब नहीं रहे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि उनकी प्रोडक्शन में काम करूँ। संजय लीला भंसाली सर हैं, ऐसे बहुत सारे, मतलब बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। सबसे अंदर में संजय लीला भंसाली सर के बारे में तो आप जानते हैं कि एक्टर को एकदम देखा जाता है तो सब के एकदम खरा सोना बना देते हैं। तो बिल्कुल मैं उनके साथ अगर मौका मिलेगा तो काम करना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहली चॉइस आपकी जो है वो है शाहरुख खान। आप शाहरुख मुंबई में जब से हैं, आपने शाहरुख खान से मिलने की कोशिश की? किसी शूट पर आप पहुंची, कुछ एफर्ट्स की आप उन तक पहुंचे और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिले? नहीं, मैंने सही बोल तो मैंने कोशिश नहीं की। एक बार फैन के प्रमोशन हो रहे थे, तो अलग अलग जगह पे हो रहे थे, तो मैं इत्तेफाकन वहां पे थी किसी काम के लिए, तो मैंने सर को देखा था। ऐसे मौके मैं बोलूंगी कि बहुत मिले, रेफरेंस के थ्रू मिल जाए। बट ये पता नहीं कैसा लगेगा बोलने में, बट मैं हमेशा चाहती थी कि मैं सर के साथ एज अ को एक्टर मिलूं, जब भी मिलूं सर से, कभी मुलाकात करने का मौका मिले तो एज अ को एक्टर जाके मिलूं, नॉट एज अ, मतलब ऐसे ही। तो ये मेरा हमेशा से था, तो इसीलिए मैं कभी ट्राई नहीं किया वैसे मिलने के लिए। जी, तो फलक खान, आप शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती हैं, बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने से पहले आपने, आपकी फिल्म ने ऑस्कर में अपनी जगह बनाई और उस फिल्म का नाम है चंपारण मटन। खाया है आपने कभी? एब्सोल्युटली, आपको अब बिहार से हूँ मैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि देखा है होगा। ऑब्वियसली जो वेजिटेरियंस है उन लोगों की बात नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि जो भी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो बिल्कुल खाते हैं। और मुझे और ये है कि बिहार की भी चंपारण मटन आज की डेट में मैं बताऊं आपको, इंडिया में अलग अलग जगह में, दुबई में थी, दुबई में बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे चंपारण मटन मिलता है। और हमारी जो ये फिल्म मतलब अभी इतनी चर्चे में चल रही है, तो हैदराबाद से, बैंगलोर से हमें बहुत मैसेजेस आते हैं कि प्लीज मैम वी वुड लाइक टू वेलकम यू। तो समझिए सब जगह है, और मैं बिहार की हूँ तो डेफिनेटली खाया है, मुझे बहुत पसंद है। तो बॉलीवुड में कितना मिस करती हैं आप? मुंबई में रह के चंपारण मटन, चंपारण मटन को कितना मिस करती हैं? क्योंकि मैं घर जाती रहती हूँ बहुत फ्रिक्वेंटली मुजफ्फरपुर, तो मेरा जब मैं घर जाती हूँ तो ये फिक्स रहता है कि मैं एक चंपारण में, क्योंकि मेरा दबिहाल चंपारण है एक्चुअली, पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं। चंपारण में एक गांव है चोरमा, और वहाँ पे मोतिहारी में बहुत फेमस शॉप है जायसवाल, वहाँ पे मैं जाती हूँ और हम लोग गाँव जाते हैं और वहाँ से चंपारण मटन खाते हैं। जी। और चंपारण मटन की शूटिंग के दौरान कितनी बार खाने को मिला? लास्ट लास्ट डे, देखिए क्या होता है कि आप जब शूट कर रहे होते हैं, तो मैं हम लोगों ने बहुत बार बनाया, सपोज 6 शॉट्स हम लोगों ने डे वन पे लिए, 12 दिन के करीब हम लोगों ने शूट किया। तो कोई शॉट डे वन पे किया तो वो यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या होता है ना कि आप शूट कर रहे हो तो हमको हाफ कुक दिखाना पड़ता है। तो जो दिखना और वो चीज होती है। बट लास्ट डे जो हमारा क्लाइमेक्स शूट किया था, हम लोगों ने उसको प्रॉपरली कुक करके, और एक हमारे बैठ के खाने का सीन है, तो एक्चुअली में फिर हम लोग उस दिन खाए थे। तो आपको बनाना भी आता है?
चंपारण मटन नहीं आता है, मैंने ट्राई नहीं किया, बट मुझे खाना बनाना आता है। और लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ का खाना, बिरयानी एंड ऐसे स्पेशली। और फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं आप, और आपको मटन खिलाने के लिए फिल्म के मुख्य किरदार ने इतने प्रयास किए, आपने सीखा नहीं? आपकी ऑडियंस नाराज हो जाएगी। एब्सोल्युटली नहीं, मैं मटन बनाती हूँ। और क्योंकि क्या है कि चंपारण मटन थोड़ा सा ऐसा भट्टी वगैरह में डाल के जो बनता है, तो वो थोड़ा सा इसलिए मतलब ऐसे मटन के और डिशेज मैं बनाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। ये शिकायत आपकी मैं लेती हूँ मीना जी। और मैं देखती हूँ कि चंपारण मटन स्पेशली बनाती हूँ, आज के आज ही सीखती हूँ। फलक, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे एग देखकर भी इतनी परेशानी होती थी। मेरी बिल्डिंग में अगर कहीं ऑमलेट बन रहा है तो मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाता है। मैं एग्जॉस्ट चलाती थी, ओह। आजकल तो रहती हूँ लेकिन पहले एग्जॉस्ट चलाती थी। मैं कलकत्ता कुछ समय रही, वहां हमारी बिल्डिंग में बहुत मच्छी खाते थे लोग, और वो जो तो मच्छी की स्मेल होती थी वो पूरी मतलब थर्ड फ्लोर तक आती थी, और मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाता था। लेकिन और इसीलिए जब आज मैंने मेरी टीम ने कहा कि हमें फलक खान से बात करनी है, तो चंपारण मटन पे बात करना कितना आसान होगा। तो मैंने कहा कि नई पीढ़ी जो है वही बताएगी कि वो नई जनरेशन बॉलीवुड को किस रूप में देखती है। तो हम तो अपने आप को अब आउटडेटेड मानते हैं एक तरह से, उस तरह से। लेकिन खैर, मैं जो जिस बात पे वापस आना चाह रही हूँ, चंपारण मटन एक फूड, एक डिश, एक अलग मुद्दा है। इस फिल्म के जरिए जो मैसेज दिया गया, जो संदेश दिया गया, आप मानती हैं कि उस संदेश से समाज में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? ये देखिए, इस फिल्म का जो मुद्दा है, मैं वैसे ये बता दूं, मुद्दा ये है कि ऐसे तो ये बिहार का प्लॉट दिखाया गया है, और इसलिए मैं ये बोलूंगी कि ऐसे तो हमारे पूरे इंडिया वासी जो है बहुत हर सिचुएशन से लड़ने की, समझिए कि एक कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हमारी फिल्म में ये दिखाया गया है कि बिहार के जो लोग हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, वो हार नहीं मानते। थोड़ा सा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को टच किया गया है कि ताकि थोड़ी सी ये हाईलाइट हो जाए कि चीजें कि लोग की जो समाज की कुप्रथा, ये ये सोचना कि अगर हमारी जो फैमिली दिखाई गई है, ये लोअर कास्ट, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। तो अगर समाज में अगर कोई अपर कास्ट फैमिली है, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, और वो अनएडुकेटेड है, क्योंकि वो अपने आप को लोअर कास्ट के एडुकेटेड पीपल से ऊपर समझते हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। आज के ज़माने में भी अगर कहीं अभी तो बहुत जगह अभी भी इस टाइप की प्रथा होती है या फीलिंग्स होती है, तो ये एक मैसेज देना कि जो अगर लोअर कास्ट के जो लोग हैं, जो समझिए जनरेशन टू जनरेशन जो काम कर रहे हैं, अगर आज के मतलब समझिए कि आज के डेट में अगर हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, तो उन लोगों का, बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिर भी जो कास्ट कि आपके पीपल हैं, जो आप सदियों से करते आ रहे हैं, आप वही काम कीजिए। वो बोल के उसको दबाने की कोशिश, उसको नीचे दिखाने की कोशिश, तो इसको भी हमारे फिल्म में उभारा गया है कि ये कैसे थॉट प्रोसेस है, क्योंकि हर इंसान बराबर होता है, मेरा ये मानना है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको बाकी चीजों से एक, मुझे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं भी ये मानती हूँ क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग एक तो घर में हुई है, और ऐसी चीजें कि एजुकेशन को लेकर मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, मैं, मेरा परिवार। तो एजुकेशन आपको एक एक अलग पहचान देता है समाज में, एक मतलब समझिए कि देखने की एक अलग क्षमता देती है आपको पढ़ाई। तो आप पढ़ाई, कोई एक बंदा है, पढ़ लिख लिया है, और अगर कोई दूसरे तबके से बिलोंग करता है, लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, फिर भी आप उसको उस नजर से देख रहे हो ताकि उसको दबा के रखा जाए। तो एक ये भी मैसेज दिया गया है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि इससे कि बहुत छोटे छोटे कुप्रथा को भी हाईलाइट किया गया है। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये किया गया है कि चाहे कुछ भी, फाइनेंशियल क्राइसिस का एक प्लॉट है कि हमारा मतलब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, बट एक हस्बैंड वाइफ के प्यार में कोई कमी नहीं है। मतलब ये एक अलग बात है कि आपके घर में पैसे आ जाए, नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हस्बैंड की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहती है, वो चली जाती है, वो वेट कर रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वापस से आएगी, सरकार का एक नया नियम आएगा, हम लोग वेट कर रहे हैं। बाई द टाइम आपको भी पता है कि कोविड का ऐसा सिचुएशन था कि ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली तो अलग बात है, अच्छी अच्छी फैमिलीज के सारे सेविंग्स एग्जॉस्ट हो गए थे, तो इनके पास भी रहे रहे एक समय ऐसा आया कि फाइनेंशियल 100-200
से भी दिक्कत आ गई। इसी बीच में एक मटन खाने की भी चीजें हैं कि वाइफ को मटन खाने की इच्छा होती है। समाज में मोहल्ले में एक शादी है जहाँ पे लोअर कास्ट की वजह से इन लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता है, तो वहां पे ये टच इसीलिए ऐसे कनेक्ट किया गया है। तो वाइफ को मन होता है कि नहीं हमें भी खाना है मटन, तो फिर हस्बैंड को इतना प्यार है वाइफ से, वाइफ भी बहुत प्यार करती है हस्बैंड से, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इन लोगों को भी प्यार में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन इच्छा हो गई है वाइफ की, तो वो कैसे उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्या जर्नी लेता है, कैसे 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 करता है, और अल्टीमेटली वो वाइफ की इच्छा को पूरा करने के लिए मटन लेकर आता है। और फिर वो उसकी वाइफ चंपारण की है, मतलब फिल्म में दिखाया गया है कि वाइफ चंपारण की है। हस्बैंड बज्जिका बेचता है क्योंकि आगे तुम जब हस्बैंड और हस्बैंड रिलेटेड जो उस गांव में जो भी बातचीत होती है वो बज्जिका में भी बात होती है। ये बज्जिका में बनी, मुझे लगता है कि शायद पहली फिल्म है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि बज्जिका एक अच्छे बहुत मासिव पीपल लोग बोलते हैं, बट बज्जिका में अभी तक फिल्म्स नहीं बनी है, तो उसको ये भी जी। एक बहुत बड़ी बात है। फिर ये समझो कि इस टाइप की बहुत स्वीट स्वीट चीजें भी हैं, मैसेज भी दिया गया है, समाज की कुछ कुप्रथा को भी हाईलाइट किया गया है कि क्या क्या सही है क्या नहीं होना चाहिए। लार्जर लाइफ में क्या है कि एक मैसेजेस मिल रहे हैं फिल्म में, तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक जो लोग देखेंगे तो एक रिलेट भी कर पाएंगे और एक बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी इस फिल्म के मैसेज से। जी, तो एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 संदेश देने की कोशिश इससे की गई है। लेकिन जो सबसे पहली बात आपने फ़लक खान हमें बताई, वो ये कि कैसे हमारे समाज में, हमारे देश में और शायद दुनिया भर में, सब जगह हम्म। व्यक्ति को आँकने का तरीका उसका स्टेटस होता है, मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, अपर क्लास और लोगों की एक-दूसरे के प्रति सोच भी उसी क्लास से बनती है। अपने आस-पास लोग उसी को देखना चाहते हैं जो उस क्लास में मेंटेन कर बिलोंग पाता करता है। है। अदरवाइज़ बिल्कुल। आपने क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में भी फ़लक खान इसे महसूस किया है? नहीं, ये मैं बहुत बड़ी बात है इसलिए क्योंकि हियर कम्स द एजुकेशन। जैसे मैंने बताया कि मेरी अपब्रिंगिंग एक बहुत एजुकेटेड फैमिली में हुई है, तो मैं ये आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि स्टिल इंजीनियरिंग मुझे नहीं मालूम था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जब मैं कॉलेज में गई, बाहर गए, बाहर के लोगों से मतलब जाहिर सी बात है, एक इंटरेक्शन हुआ, तो फिर पता चला क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्कूल के फ्रेंड्स थे, कभी मेरे घर में ना कास्ट की बात होती थी, कभी मेरे घर में कभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन की कभी बात नहीं हुई। और मेरे बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स थे जो हम लोग समझे बचपन से खेल कूद रहे हैं, जब वो कॉलेज में गए तो फिर हम लोग अलग अलग बैठते थे, तो फिर बताया गया कि एक ऐसे मतलब वहां पे माहौल दिखाया, मतलब जहाँ से मैं कॉलेज उस समय में ये चीजें थोड़ी सी होती थी कॉलेज में, फीलिंग्स की एक कास्ट के बेसिस पे एक समझ में थी। अलग अलग चीजें ग्रुप्स होते थे कॉलेज में, हालांकि आज चेंज हो गया है। ये बहुत गलत बात, तो मैं वही बता रही थी, स्कूल से मैं जब तक पढ़ी घर में कभी ऐसा माहौल नहीं रहा, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन किस कास्ट से है, कौन, ये बस मेरे दोस्त हैं। कोई गरीब है कोई अमीर है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोग सब साथ में ही रहे, साथ में किए। तो ये मैं मानती हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ एजुकेशन बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइफ में। क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से मुझे लगता है कि कभी ये चीजें मैंने कभी फील नहीं की, कभी देखी नहीं, कभी झेली नहीं, कभी होते हुए नहीं देखा मैंने अपने घर में ये इन सारी चीजों को। तो जब जिस जिस जीवन को आपने जिया नहीं, उसे जब बताना होता है फ़िल्म पर, पर्दे पर, तो वो मुश्किल होता है क्योंकि आपने उसको महसूस नहीं किया। तो आप कैसे उसको समझ पाएँ कि जीवन में ऐसा भी होता है? या आपने आस-पास अपने लोगों को ऐसे देखा, कुछ ऐसे आपके दोस्तों में किसी ने आपको ऐसी कहानियाँ सुनाई या फिर आपने पहली बार इस फ़िल्म के स्टोरी को पढ़ते समय ही इस घटना को देखा, जाना, समझा? मतलब मुश्किल होता है जब आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं होता है और आप उसको पर्दे पर उतारते हैं। कलाकार के तौर पे मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, जैसे बताया कि जब एज एन एक्टर मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है, तो ये तो एक छोटी सी मतलब समझिए स्क्रिप्ट आई है। ऐसे बहुत सारे फिल्म किए हैं जो जहाँ समझिए कि ना मैंने कभी देखे ना कभी ऐसे झेले। लेकिन कलाकार अगर आप एक अच्छे कलाकार हो या अच्छे कलाकार बनना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जो चीजें आपके पास आई हैं आपको वो सच मान लेना है, स्क्रिप्ट में ऐसा होता है, चाहे वो होता है, चाहे वो समझिए कि फिक्शनल कैरेक्टर है, चाहे वो साईफाई कैरेक्टर है, तो वो होता है।
वो उस होने के बाद आप उसके अंदर आप घुस जाइए पहले कि आप जो प्लॉट आपको परोसा गया है राइटर के द्वारा, जो स्क्रिप्ट मिली है आपको, उस कैरेक्टर के अंदर चले जाइए। उस कैरेक्टर के जब अंदर चले जाते हो तो फिर आप एज अ कलाकार आप फिर जीने लगते हो, उस चीज को देखने लगते हो। जाहिर सी बात है मैंने देखे नहीं, लेकिन बाई द टाइम मैं बताई कि जब इंजीनियरिंग में जाने के बाद और फिर जब एक्सपोजर सोसाइटी का जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो फिर आप रियलाइज करते हो ये सारी चीजें कि अच्छा ये चीजें हो रही हैं, देखी गई हैं। फिर एक लार्जर एक्सपोजर के बाद अगर ये चीजें होंगी तो पता, नॉलेज में तो होता है, आपको पता होता है कैसे कैसे ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं समाज में, भले ही आपने अपनी आंखों से नहीं देखा हो, आसपास में नहीं देखा हो, तो ये आपके नॉलेज में हो जाती हैं चीजें। हम्म, जो मतलब मेरे केस में हुआ यहाँ पे। लेकिन जब मेरे को स्क्रिप्ट मिली, चाहे कुछ और भी स्क्रिप्ट रहती, तो भी मैं उसको सच मान के उतनी ही ईमानदारी से उस कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए जो भी वर्कशॉप्स, जो भी रीडिंग, जो भी ये समझिए एक्सपेरिमेंट्स लगता, तो वो मैं करती। जी। और फलक, जब कोई भी टीम काम करती है या आप इंडिविजुअल काम करते हैं, किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप हाथ में लेते हैं, तो आप एक इमेजिनेशन, एक कल्पना करते हैं, एक उसका एम लेते हैं, एक उसका ऑब्जेक्ट तय करते हैं। फिल्म बनाते समय आप ऑस्कर में भेजेंगे, या आपने तय कर लिया था? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, ये फिल्म तो डिप्लोमा फिल्म की बनी थी। और ये फिल्म अच्छी बन रही थी, हमारी सबकी मेहनत और मकसद था कि फिल्म एक अच्छी बननी चाहिए फिल्म। और ये फिल्म अच्छी बनेगी तो फेस्टिवल्स में भेजी जाएगी ये फिल्म, ऐसा सोचते हैं। कोई भी फिल्म मेकर होता है, बनाते हैं कि एक अच्छी फिल्म बनेगी तो हम लोग फेस्टिवल्स में भेजेंगे, ऑस्कर में जाएगी, ऑस्कर में ये चीजें हो जाएंगी, ऑस्कर की स्पेशली माइंड सेट करके ये बनाई गई फिल्म थी, ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जस्ट हमारी लाइफ में समझिए कि ऊपर वाले की तरफ से एक ब्रेक थ्रू दिया है ऊपर वाले ने, एक समझिए कि आप एंजॉय आप लोगों की मेहनत, जो भी मेहनत थी उसका एक फल दिया हम लोगों को। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, ऑस्कर कलाकार के तौर पे मैं बोलूंगी कि सपना होता है लाइफ टाइम में एक बार ऑस्कर का टैग लगे, नेशनल अवार्ड मिले लाइफ में, कि हम्म, कलाकार और भी जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म रिलेटेड जो भी कैटेगरीज होती हैं, चाहे एडिटर्स हो जो भी, एक बार टैग लगे ऑस्कर का, नेशनल अवार्ड का लगे एक बार टैग तो ऑस्कर हमारी में लाइफ भेजने में। का वो कौन सा मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ या आपको समझ में आया कि इसे ऑस्कर में भेजा जाना चाहिए? ये फिल्म FTII की फिल्म है, तो ये डिसीजन और सारी चीजें FTII की थी। तो ये FTII ने पहल की ये चीज, ये भी फिल्म बन गई, सारी बताया कि मैंने कि मल्टीपल रिकॉर्ड स्क्रीनिंग हुई इस फिल्म की। तो लोग मैनेजमेंट देखिए, वहाँ के FTI के जो फैकल्टीज होते हैं, फिर बाहर के मुंबई से भी बहुत लोग जाते हैं देखने के लिए। तो ही पता चल गया था कि ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, परफॉर्मेंस बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। और ये अभी फिल्म अच्छी बनी, और इसके बाद जो भी हमारे समझिए वो फेस्टिवल्स की जो नॉमिनेशन की ओपनिंग होती है, तो ये डिसीजन FTII का होता है कि ये भेजनी चाहिए। तो जब FTII को लगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है और नॉमिनेशन ओपन थे ऑस्कर फिल्म अकेडमी अवार्ड के लिए, तो नॉमिनेशन के लिए सबमिट किया। नॉमिनेशन के लिए सबमिट किया था, तभी जब नॉमिनेशन क्वालिफाई, अब तो बहुत सारी फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड समझिए कि सबमिट किया जाता है कि ये फिल्म समझिए कि लेकिन नॉमिनेशन क्वालिफाई कुछ फिल्म्स करती हैं, और इस साल 2444 फिल्म नॉमिनेशन क्वालिफाई की थी। हम्म, समिट तो मुझे लगता है और भी बहुत फिल्म हुई होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नॉमिनेशंस का जब हमें पता चला कि नॉमिनेशन क्वालिफाई हो गया है और हमारी फिल्म ऑस्कर्स में आ गई है, वही मोमेंट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा समझिए कि मतलब बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लाउड नाइन मोमेंट था। मैं तो ये बोल रही हूँ कि हम लोग सब जब पता चला आपने आपने सारी टीम। आपने फलक फलक जब आपको पता चला, आपने पहला फोन किसको किया? मैं तो घर पे थी एक्चुअली, मैं ईद के बाद घर पे गई हुई थी, और मैं घर हम्म, पे थी तो बाहर निकल के भाई मम्मी पापा जो भी लोग मिल रहा था, पता मेरी ये हो गई, एंड मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स है, डेफिनेटली उनको कॉल किया। मैंने कहा दिस इज समथिंग न्यूज, नॉमिनेशंस का जब जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो फैमिली हम्म। एंड फ्रेंड्स जो मेरे दो चार क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको मैं शेयर करती हूँ, मेरे जो भी लाइफ में सबसे खुशी का मोमेंट। पहला फोन किसको किया आपने? फर्स्ट फर्स्ट मेरे कि मेरे मुझे पता। हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड है रिजवान, मैंने उनको कॉल किया था। और मेरी जर्नी में मैं बता दूँ वो बहुत सपोर्टिव हमेशा रही हैं, अप्स एंड डाउन, हाइज एंड लोज में।
तो सबसे पहला मेरी लाइफ में कुछ भी होता है फैमिली के बाद अगर किसी को कॉल करना होता है तो मैं उनको ही करती हूँ। जी, तो अब जो फैमिली का रिएक्शन है वो पहले शुरू में जो था उससे एकदम बदल गया होगा? एब्सोल्युटली, ये तो अभी नहीं, बट जब मैं मुंबई आ गई और जब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद ही उन लोगों ने ये चीजें देखी थी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है कि पेरेंट्स में बोलूंगी, वो लोग पॉजिटिव रहते हैं। मैं बिल्कुल। इकलौती बेटी हूँ, मतलब एक भाई और मैं हूँ, तो एक लड़की को लेके और पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं मेरी बेटी कोई दिक्कत नहीं हो, तो वो उस पर्सपेक्टिव से उन लोगों का टेंशन था, जायज भी था, मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ ये चीज। लेकिन जब मैं मुंबई आ गए, फिर वो लोग भी जब मुंबई आए, उन लोगों ने भी देखा, क्योंकि उन लोग भी कभी मुंबई आए ही नहीं थे उससे पहले, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी रिलेटिव या जान पहचान के कोई थी नहीं हमारे मुंबई में। तो मैं हुँ, लेकर आई, मुंबई आए, फिर वो लोग देखे, फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो फिर टाइम टू टाइम वो लोग आते थे, फिर उन लोगों को भी मुंबई का कल्चर समझ में आया, उन लोगों को भी लगा कि नहीं, सिटी इज वेरी सेफ और टेंशन की बात नहीं है, बट स्टिल यहाँ नहीं, ठीक है सिटी ठीक है, बट तुम भी थोड़ा सतर्क रहना, थोड़ा ये करना वो करना, जो भी अगर पेरेंट्स का ज्ञान होता है वो तो चलता ही रहता है। लेकिन अब उसके बाद जब मैंने काम करना स्टार्ट हुआ, फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने जब एज लीड मिलने लगा, स्ट्रगलिंग डेज का हटा दूं मैं, तो उन लोगों ने परफॉर्मेंस देखा, और उसके बाद जब वो लोग आते थे मेरी टीम से मिलते थे और उन लोगों का पर्सपेक्टिव देखते थे कि उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था, तारीफ की नहीं आपकी तो बेटी आपने बहुत अच्छी पहला तरह से। पहला फ़ोन जब किया और पहला रिएक्शन जब आपके पास ऑस्कर की खबर का आया, तो आपकी टीम ने सोचा नहीं कि आज तो हम चंपारण मटन खाते, पार्टी करते? हाँ, ये तो हमेशा डिस्कशन होता है, बट इत्तेफाक ऐसा है कि हम लोग अभी तक एक जगह मिल नहीं पाए हैं। कोई दिल्ली में था, मैं मुजफ्फरपुर में थी, कोई पुणे में था, कोई मुंबई में था, तो हम लोग ई चंपारण मटन खा रहे हैं तब से ऑनलाइन चंपारण, अरे चंपारण मटन की पार्टी करेंगे, चंपारण मटन की पार्टी करेंगे। तो ये ऐसा ही चल रहा है। लेकिन जब मैं फिर उसके बाद शूट के लिए निकल गई, मैं बाहर दूसरे फिल्म की शूट थी ये न्यूज आने के बाद, तो मम्मी पापा ने चंपारण मटन मंगा के मम्मी पापा ने एंजॉय किया था घर पे। मम्मी-पापा ने एन्जॉय किया, लेकिन आपने हमें प्रॉमिस किया कि आज आप आज ही बनाना सीखेंगी चंपारण मटन और जब आप एग्जैक्टली, बनाएँगी तो एब्सोल्युटली। हमें हमारी पूरी न्यूज़ 24 की टीम को जिसमें बिहार से बहुत बड़ी संख्या में हमारे बहुत साथी हैं, सहयोगी लोग हैं, जी, जी, तो आप उन सबको जी। खिलाएँगी ये आप प्रॉमिस कर दी हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं दिल्ली का स्पेशल प्लान करती हूँ कि हम लोग मिलेंगे और चंपारण मटन की पार्टी करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल लूँगी फलक खान। आपको चंदन जैसा जीवन साथी आपकी इमेजिनेशन में है, कल्पना में है कि आपको भी वैसा ही जीवन साथी चाहिए? वैसे तो हमारे कम से कम हिंदुस्तान के समाज में विवाह और शादी एक बहुत, बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, वो काफ़ी अलग ढंग से सोचती है, वो शादी देर से करना चाहती है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी वो उतनी मिठास, प्रेम की बजाय कहीं न कहीं बहुत सारे और फैक्टर्स आ गए हैं। आप अपने जीवन को कैसे देखती हैं? मैं देखिए ये तो सही बात है कि पहले की जो जीवन साथी की चीजें थी, जो एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशन था, काफी मायने बदल गए हैं। बट मुझे ऐसा एक जीवन साथी चाहिए जो मुझे समझे, मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अ, अगर एक अच्छा दोस्त है आपका और सारी चीजें समझता है, तो वो आपसे बहुत ब्लेस्ड होते हो सारी चीजों के लिए। तो एक अच्छा दोस्त, अब देखिए अब क्या होता है आगे तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट समझने वाला एक अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है एक रिलेशन में। और इक्वल प्यार, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो भी जी। करते हो, जो भी जा रहे हो, एक एक रेस्पेक्ट और एक प्यार और एक अंडरस्टैंडिंग, ये सब का कॉम्बिनेशन पता नहीं, शायद आजकल शायद कम हो गए हैं ऐसे लोग बनना कॉम्बिनेशन। तो देखती हूँ मेरी किस्मत में क्या है व्हेन टाइम जी, कम्स। और एक और सवाल फलक खान, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वक़्त नरेंद्र मोदी जो हैं, वो तमाम सेक्टर्स के लोगों से बहुत फ्रीक्वेंट मिलते हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। आपके पास भी उनकी तरफ से बधाई आई कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर सर की तरफ से आई है और हमारी मुलाकात भी हुई थी नीतीश सर से, तो उनकी तरफ से आई है। और देखिए सर, नरेंद्र मोदी सर की तरफ से भी आ जाए, लेकिन बिहार के बहुत वरिष्ठ नेता
और जितने भी लोग हैं, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, और मतलब चीफ मिनिस्टर सर से तो हुई ही है मुलाकात, नीतीश सर से। आप सोचती हैं, आपकी टीम सोचती है कि वो देश के प्रधानमंत्री से मिले? इस वक्त वो काफी बड़ी संख्या में युवाओं से भी मिल रहे हैं, लगातार मिलने का सिलसिला चल रहा है। क्या आपकी टीम ने ऐसा कोई प्लान किया है? अभी इस पे तो डिस्कशन नहीं हुआ है। देखते हैं, या तो अभी मिले, नहीं तो फिर हम लोग एक बार ऑस्कर्स आ जाए फिर मिलेंगे। तो ये भी हो सकता है कि एक बार ऑस्कर्स आ जाए अक्टूबर में, हमारे कहीं देश चले में जाए। फलक खान हमारे देश में उगते सूरज को सलाम करते हैं। तो जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट हमेशा मान के चलना चाहिए कि प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। एब्सोल्युटली, दोनों दोनों एब्सोल्युटली, पॉसिबिलिटीज हैं जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है। तो पहले मिल लीजिए देश के प्रधानमंत्री से, अगर आपका मिलने का मन है। आप मुझे तो बिल्कुल मन है। देखिए, आप खबर पहुंचाइए, अगर कुछ हो सकता है तो जरूर, मैं तो बहुत बिल्कुल मिलना चाहूंगी। आप कैसे देखती हैं देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को, पिछले 9 सालों के बतौर प्रधानमंत्री? अ, अच्छा ही है सर, जो भी मिनिस्टर्स मुझे लगता है काम कर रहे हैं, अच्छा ही है। और कुछ चीजें देखिए, मैं ये बोलूंगी कि कुछ भी चीजें अगर मैं भी कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे सराहने वाले भी कुछ लोग होंगे और नेगेटिव वाले भी कुछ लोग होंगे। सर के कार्यकाल में बहुत चीजें अच्छी भी हुई हैं, बहुत चीजें थोड़ी डिसअपॉइंटिंग भी हुई हैं। अब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो तो ये बहुत पॉलिटिकल मुद्दा है बात करने के लिए। तो हम सिर्फ बात आपकी फ़िल्म, आपकी सफलता और उस सफलता पे देश के प्रधानमंत्री की बधाई। क्या आप सोचती हैं कि आपको बधाई मिलेगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा? क्या एब्सोल्युटली, चंपारण मटन पर देश के प्रधानमंत्री को उस पूरी जो स्टूडेंट्स की जो टीम है, उसको बधाई देनी चाहिए? अगर मुझे लगता है सर तक बात पहुंची होगी, और आई डोंट नो अगर उन तक बात पहुंची होगी नहीं। अगर मुझे लगता है कि अगर उन तक बात पहुंची होगी तो सर जरूर देंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पूरे देश की गौरव की बात है, कुछ ऐसा रीजनल की बात नहीं है। जैसे बिहार से मैं बहुत शूट कर रही थी बिहार में, और हाल फिलहाल में काफी समय थी बिहार में। तो जैसे जैसे जिन लोगों को पता चला उन लोगों ने बधाई दी। जैसे ही नीतीश सर को पता चला और हमारी बात हुई, तो टीम ने बोला तो सर ने वेलकम किया, हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया और बहुत खुश थे, बहुत सारा प्यार दिया कि ऑस्कर्स लेकर आइए। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर पीएम सर को भी पता चलेगा तो डेफिनेटली बधाई मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि ये देश की बात है। और आप अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, अगर उनकी तरफ से नहीं आती है तो? डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल हम लोग जी। खबर पहुंचाने की और मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करते हैं उनके बिजी शेड्यूल में से, अगर देखते हैं कि हमें कुछ समय मिल सके। और आप ये भी सोचती हैं कि न्यूज़ 24 आपकी इस भावना को प्रधानमंत्री तक पहुँचाए? आप बिल्कुल, आप एक पहल कीजिए आप, क्योंकि कहीं मीडिया का काम ही मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज न्यूज को स्प्रेड करने में। या फिर आज अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, या आज हमारी बातें हो रही हैं, चंपारण मटन की बातें हो रही है, फलक खान की बातें हो रही हैं, तो इसको सबसे बड़ा हाथ तो मीडिया का ही है ना। ये तो ऐसे तो बहुत सारी न्यूज आती हैं, बहुत सारे फिल्म बनते ही चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मिला तो ये चीजें यहाँ तक पहुंची हैं। तो ये न्यूज़ जी। भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो इसका बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए आप लोगों का। जी, जी, फलक खान, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपका संदेश पहुँचाएँ कि इस छोटी-सी उम्र में, छोटी-सी टीम ने जितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ऑस्कर मिले या ना मिले, अब वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम वहाँ जगह बना चुके हैं, जहाँ पर जी, हमारे जी, काम की सराहना हो जी, रही है, हमारे काम को क्रेडिट दिया जा रहा है और हमारे काम की चर्चा हो रही है। इम्पोर्टेंट यही होता है। उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री फलक खान को न्यूज़ 24 पर सुन रहे हैं और ज़रूर उन्हें बधाई देंगे और मिलने का समय अगर वो लेती हैं तो उन्हें समय भी दिया जाएगा। साथ ही फलक खान ने न्यूज़ 24 की पूरी टीम को चंपारण में जो मटन है वो खिलाने का वादा भी किया है, खुद अपने हाथ से बनाकर, और वो अब सीखेंगे भी। एक बहुत छोटी-सी उम्र में एक मैच्योर डिसीजन और लगातार मैच्योर डिसीजन फलक खान को दूसरों से अलग बनाता है। चंपारण मटन की सफलता के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। न्यूज़ 24 पर
आज हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।